अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में मुबैना धांधली को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर है और वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से लेकर जो है वो एतराज़ात आयद किए हैं और इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है। क्या इसकी वजूहात हैं, क्या एतराज़ात आयद हुए हैं और क्यों अब तक जो है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हो सके हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलती कर रही है? इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। तो उसके साथ साथ आज हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको। इख्तिलाफी नोट में आपसे जानेंगे कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जो है एतराज़ात आयद किए हैं और अगर देखा जाए तो 160 से ज़ायद पार्लिमानी पार्टियां हैं, उन पर एतराज़ात जो है वो क्यों अभी तक सामने नहीं आए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खासतौर पर टेक्निकली कहां पर गलती कर रही है? दरअसल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मुकम्मल तफसीली फैसला तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी इंटर पार्टी इलेक्शन को अभी तस्लीम नहीं किया है। उसमें जो उसमें लकूना रहता है या उसमें आभाम होता है, तो फिर चाहिए कि तहरीक इंसाफ को जब अपना इंतखाबात करवाएं तो उसके जो एक बाकायदा जो हमारा सेक्शन है 215 209 जो है, बल्कि इनमें जब सबसे बड़ी गाइडलाइन जो दी गई है इलेक्शन करवाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वो सेक्शन 209 है। तो 209 के तहत वो तमाम जो इसको रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो इंतखाबात करवा दें और उसके बाद जो उनके जो बनते हैं इलेक्शन कमिश्नर जिसकी सरबराही में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, तो उसको भी अपना नजरसानी करते हुए किसी ऐसी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर को सरबराही में वो अपना इंतखाबात करवा लें ताकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो जितने भी आवाम हैं या एतराज़ात हैं वो दूर की जा सके। लेकिन इसमें जो उनकी जो वकला बरादरी है वो उसके सही मायनों में, जहाँ तक मैंने इनका देखा है, जो मुझे इदराक हासिल है, वो सही तरीके से कानून के मुताबिक जो है वो नहीं करते। वो सारा वक्त ज़्यादा टाइम वो आपके प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ चैनलों के प्रोग्रामों में मुख्तलिफ ख्यालात, मुतज़ाद ख्यालात वो बातें करते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो शख्सियत नजर नहीं आ रही, सब बड़ी हैरानगी है कि अली जफर साहब ने बड़े पाकिस्तान के मुमताज कानूनदान हैं, वजीर कानून भी रहे केटिकल गवर्नमेंट में, तो वो सारे बैठ कर तसल्ली से बात कर लें, वो इलेक्शन करवाने। इसका एक वफद जाए बाकायदा, जो अब तो ये बाकायदा पार्टी जो है वो एक पार्लिमानी पार्टी तस्वर कर ली गई है। तो शिबली फराज साहब और उसके साथ जब अपने गौहर जो है जो चेयरमैन पार्टी के, और उसके बाद साथ उमर अयूब साहब और अली जफर साहब, ये सारा वफद जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के सामने पेश हो जाए। उनसे कहें कि जनाब हमें एक ही मरतबा गाइडलाइन दे दें ताकि हम बार बार जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं उस पर एतराज़ात ना हो। बाकी सियासी जमातों ने भी इंतखाबात करवाए हैं, उनके भी इंतखाबात हमारे ठीक है कंवर साहब, वो तो 30 अप्रैल को उन्होंने बुला लिया है, वो पेश भी हो जाएंगे। लेकिन 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, 4 को जो है इलेक्शन कमीशन में तफसीलात भी जमा करवा दी गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले इसका फैसला आना चाहिए था? और ये इतनी खामोशी जो है, इतना अरसा, ये समझ से बालातर है इलेक्शन कमीशन की? ये दुरुस्त है, आपका पॉइंट मैं एग्री करता हूँ और आपका पैनल बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से लॉ और कानून को, इलेक्शन के मामला को समझते हैं। लेकिन उनका मेरा ये इलेक्शन कमीशन के इस तरह जाए जैसे कि तलब करने पर, ये बाकायदा एक वफद जो है उनसे कर्टसी मुलाकात करें और उसे कहें कि जनाब आप हमें बता दें, ये आप अपना नुमाइंदा हमारे इलेक्शन कमीशन का जो है वो हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, जो ठीक है कानून में उसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन चले कर्टसी तौर पर आपका नुमाइंदा बैठ जाए और हम उसकी मौजूदगी में इंतखाबात करवा देते हैं। तो हमें इसका सारा, बाकी पार्टी ने इंतखाबात करवाए, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिए, कभी कोई इतराज़ात नहीं हुए। लेकिन हमारी पार्टी के बार बार जो इंटर पार्टी इलेक्शन को आप तस्लीम नहीं कर रहे, उसका हमें कोई हल बता दें आप हमें कि किस अंदाज से हम इंतखाबात करवाएं, तो अच्छा एक असर पड़ेगा। अब जाए वफद लेकर वहाँ चले जाएं और ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन जो है की बातें को सुनेंगे, बताएंगे, अपनी राय भी दे देंगे। जी ठीक है कंवर साहब, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को भी तस्लीम कर लिया है और हमने देखा पहले भी मखसूस नशस्तों को लेकर जो है दरख्वास्त मुस्तरद की गई, लेकिन क्या देख रहे हैं अब, क्या ये मामला बहाल होगा मखसूस नशस्तों को लेकर? 21 अप्रैल के जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चंद नशिस्तें मिल गई है, सूबाई सतह पर भी मिल गई हैं, सूबाई असम्बली में भी आ गए हैं, कौमी असम्बली में भी उनकी नुमाइंदगी हो गई है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा खुशाइंद फैसला करते हुए उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कानून तो नहीं है, इसमें इलेक्शन एक्ट के तहत कानून माने होते हैं,
लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट का एक तस्लीम कर लिया गया है कि आप एक पार्लिमानी जमात हैं। जब एक पार्लिमानी जमात को तस्लीम कर लिया गया हम्म। है, तो अब इनकी जितनी भी अराकीन हैं, वो बाकायदा पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं और इसके बाद उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी और 8 जो है इनको जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी, तो बहुत फ़ायदा पहुँच गया। लेकिन हम्म। सबसे बड़ा फ़ायदा इनको पहुँचेगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी ज़ेर-ए-समाअत है, जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन जो है उनकी तरफ से, तो वो जो कहाँ वहाँ वो ये अपना पॉइंट ऑफ पेश करेंगे। अब तो हम पार्लिमानी जमात तस्वर कर ली गई है, तो हमें मखसूस नशिस्तें जो हैं उसके बारे में फैसला करें। तो मखसूस नशिस्तों का कोटा तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, वो तो तकसीम कर चुकी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में गौर व खोज करेगा, तो मुमकिन है कि इनको आर्टिकल जो है हमारा 51 और आर्टिकल 106 को मद्देनजर रखते हुए, इस पर हम्म। सेनेट में भी बहस हो चुकी है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको अगर सीटों की एलोकेशन का ऑर्डर जारी कर देता है, तो जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो दीगर सियासी जमातों में कोटा हम्म। तकसीम कर दिया है, वो विड्रॉ हो जाएगा और वो फिर आज सरे 9 जो है, वो इनको कोटा जो मिल जाएगा, तकरीबन 30-40 सीटें जो है ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीटें मिल जाएंगी इनको। लेकिन अपना रोहन साहब, केस आप ये को कह रहे बड़े हैं कि अच्छे जो इलेक्शन कमीशन ने आज ये उनका हक तस्लीम किया है ऐवान में, उनकी जो मौजूदगी है इस जमात की छतरी तले जो तस्लीम की है, ये उनका केस मजबूत करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहुत मजबूत हो गया जनाब, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये केस मजबूत हो गया और एक और बड़ी बात मैं आपको गुजारिश करूँ, इनकी जो वकला जो है ना, इनकी मुझे उनकी ज़हानत पर बड़ा रिश्क तो नहीं आता, मुझे अफ़सोस होता है। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तहत इनका सिंबल वापस दे दिया जा रहा था, तो इनके किसी वकील ने या किसी बड़े-बड़े जो नाम वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया कमाते हैं, जी। ये पता नहीं कैसे कमा लेते हैं, हमें समझ नहीं आती। उनको ये कहना चाहिए था कि जनाब ये सेक्शन 215 के तहत इसमें ये लिखा हुआ है कि जिस पार्टी का सिंबल वापस लिया जाएगा, जी। उसको शो का नोटिस दिया जाएगा। और शो का नोट अब हमें अगर सेक्शन 209 के तहत हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं हो रहा, तो हमें अब शो कास्ट नोटिस दें। और शो कास्ट नोटिस के बाद उसमें लिखा हुआ है 215 में कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की जा सकती है। उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट में भी अपने मुंह तकते रह गए और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस बार-बार पूछ रहे थे कि भाई बताएं किस कानून के तहत मैं आपको सिंबल वापस करूं। कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो कहते जनाब आप सेक्शन 215 के तहत शो का नोटिस उन्होंने दिया ही नहीं उन्होंने हमें। आप शो का नोटिस तो दें, जवाब ही नहीं दिए। उस पर केस हार गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट को तो हमारे वकला ही को अपना बाकायदा गाइडलाइन देते हैं ना, उसी पर सवाल जवाब के बाद फैसले लिखे जाते हैं। आपको आप बेहतर समझते हैं, जी। तो हम तो वैसे तफसीली मकसद है आपके सामने, लेकिन सामने ये सब नजर नहीं आ रहा। इनके वकला जो हैं वो तरीके से केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। कमर शाह साहब को तो नहीं पता, कमर शाह साहब ये कानून के बारे में नहीं पता। कमर शाह साहब ये भी फरमाइए कि क्या आपको लगता है और हम उम्मीद कर सकते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा फ़ैसला दे देता है और उनको मखसूस नशिस्तें देना पड़ती हैं, तो कोई रुकावट डालेगा या वो बिल्कुल जो तरीक़ेकार जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकसीम करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो सेनेट के इलेक्शन भी पर भी कोई असरात मुरतब होंगे? नहीं, देखें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो इलेक्शन करवा दी, सारा मामला खत्म हो गया। 21 अप्रैल के बाद बाई इलेक्शन हो गए। अब 1-2 बाई इलेक्शन होते रहेंगे, वो तो एक रूटीन का मामला होता है। अब इलेक्शन कमीशन की सारी जिम्मेदारियां जो है खत्म हो गई और इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी और बाद आला अदालतों ने ये बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है, फैसला दिया है कि जब गजट नोटिफिकेशन हो जाए जी। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। तो अब ये तो सारे इख्तियारात तो खत्म हो गए, सारा केस चला गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक आज़ाद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल नहीं है। वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। अब उनके जो फैसले आएंगे उसको फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक रोल था अपने 8 फरवरी से पहले और बाद में, वो खत्म हो चुका है। अब ये तो जो बाकी इंटर पार्टी इलेक्शन हो गया या पार्लिमानी पर हो गया या ख्वातीन की नशिस्तें, वो भी चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये सारा फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसलों को कलअदम करार दे दिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक सारी नशिस्तें जो हैं इनको मिल जाएगी या जिनको नशिस्तें दी गई थी वो वापस हो जाएगी। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है सारा मामला।
अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का रोल बड़ा महदूद रह गया है। कंवर दिलशाद साहब, अभी आपने वह भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कई होते देखे, अपने दौर में भी होते देखे, लेकिन जितनी सख्त स्क्रूटनी अब हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है ये एक टेस्ट केस बन गया है। चले माजी में ना सही, अब आने वाले वक्त में क्या यही क्राइटेरिया दूसरी जमातों के लिए भी नहीं होना चाहिए? क्या मुस्लिम लीग नून जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है ये मालूम नहीं है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है मालूम नहीं है? एक लेटर हेड के ऊपर लिख कर वो फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या नहीं चाहिए कि यही एक जो क्राइटेरिया उसने मुकर्रर अब बना दिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में, अब ये दूसरी सियासी जमातों पर भी ये लागू किया जाए? बिल्कुल, ये तो इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो तहरीक इंसाफ के बारे में जो अपनी पॉलिसी वज़ा की है और जो इन्होंने असूल तो बनाए हैं, तो ये अब आइंदा जो सियासी जमातों के इंतखाबात होंगे उन्हें भी इसी तरह की तंग गली से गुजरना पड़ेगा और उन्हें उस वक्त याद आएगा। वो अब तो ये बड़े खुश हो रहे हैं कि जब ठीक है जी इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनके बयान भी आ रहे हैं, लेकिन जब वो खुद इस तारीख गली से या बंद गली से गुजरेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि जनाब ये तो बड़ा मुश्किल तरीन मरहला था जो हमारे सामने पेश आ गया। ये तो उनके लिए भी रास्ता खुल गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकी सियासी जमातों को भी दिखा दिया है आईना। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम ट्विस्टिंग हो रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस तरह की मज़ामती सियासत ना करती तो शायद उसके साथ इस तरह ना होता, दीगर सियासी जमातों के साथ शायद ऐसा बर्ताव नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ये साबित भी किया कि दूसरी सियासी जमातों के हवाले से उसने बहुत सी नरमियां दिखाई जो एक जमात के हवाले से खास तौर पे उसका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आया। इसमें एक बड़ा अहम रोल, ठीक है, इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपने आईन और कानून के मुताबिक कोई दरख्वास्त देता है कि जनाब ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो उन्होंने एक्शन लेना पड़ेगा। अब अकबर बाबर जो है वो बार बार दरखास्तें दे जाते हैं तो उनकी दरखास्त को तो डिस्पोज ऑफ करने की को रास्ता निकालना पड़ता है। बाकी सियासी जमातों के जो इंतखाबात होते हैं कोई चैलेंज ही नहीं करता। ठीक है कमर साहब, अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है अगर वो तस्लीम कर लेती है, इलेक्शन कमीशन अगर तस्लीम कर लेता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, तो जो सुन्नी इत्तेहाद में जो लोग शामिल हो चुके हैं क्या वो दोबारा पीटीआई में जा सकते हैं? जहाँ बिल्कुल जाएंगे। इस लिहाज से देखा जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पास इख्तियारात नहीं है कि आज खुद किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल करे। लेकिन जो कोई दरखास्त दे देता है, कोई कंप्लेंट कर देता है, रेफर दे देता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बढ़ जाते हैं। अब बाकी सियासी जमातों को किसी ने चैलेंज नहीं किया, इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन खामोश था। कमर साहब आप फरमा रहे हैं, कमर दिलशाद इस लिहाज से वो चैलेंज होता है तो जवाब देना पड़ता है ईसीपी को। लेकिन आपको चाहिए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जब तक जाएं उसमें ये कहें कि जनाब हमारा तो बार बार एग्जामिनेशन हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है, सब कानून पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी सियासी जमात के जो इंतखाबात हुए उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना एक्शन ले, कार्रवाई करे और तमाम रिकॉर्ड तलब करे। कमर दिलशाद साहब, आप जो बात फरमा रहे हैं कि अकबर एस बाबर साहब दरखास्त ले आते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई रास्ता निकालना पड़ता है, तो क्यों वो फौरी तौर पे फैसला नहीं कर पाते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? क्यों इंतज़ार किया जाता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद अकबर एस बाबर साहब आएँ दरख्वास्त लेके? क्या ऐसे बाकी सियासी जमातों में भी इंतज़ार किया जाता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। क्या आपको भी ऐसा कोई फ़र्क महसूस हो रहा है सर? नहीं, बाकी सियासी जमातों को शिकायत ही नहीं करता, कंप्लेंट ही नहीं करते। नहीं, उन्होंने इंतजार नहीं सामने मौजूद है, आपके सामने मसाले मौजूद हैं। बल्कि आप हैरान होंगे कि जो सब अभी जो 2019 तक रहे हैं जस्टिस रजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और हमारे अच्छे गहरे दोस्तों में से थे। सर खैर ताल्लुकात हमारे तमाम से हैं, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा हमारा न्याज़बंदाना ताल्लुक है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने मुझे ये बताया कि जब तक कोई दरख्वास्त हमें ना दें तो हम किसी पार्टी का जो है वो चेक नहीं करते, ना उनका फंडिंग चेक करते हैं। अगर कोई दरख्वास्त हमें दे दें तो तब हमें उसका जो है वो रूल के तहत हमें मैं कमर साहब ये बात कर रहा हूँ कि इनके लिए तो इंतजार किया जाता है ना कि अकबर बाबर साहब आ रहे हैं, उनको पहले इतला भी शायद पहुंच जाती है तो वो आते हैं, इंतजार किया जाता है। लेकिन नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अभी एक सियासी जमात का हमने देखा, उनका फौरी तौर पर उन्होंने फैसला सुना दिया, हाँ बिल्कुल डन, इनके इंतखाबात दुरुस्त। उसके तो फौरी चंद सेकंड, मिनटों, घंटों के बाद रिजल्ट आ जाता है, उसका एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्ट ना करने के लिए ऐसा लगता है कि शायद इंतजार किया जाता है।
आप यूं करें, किसी दिन आप जाएं इलेक्शन कमीशन में, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल पार्टी की इख्तियारात को चैलेंज किया हुआ है। अभी तक वहाँ केस हाई कोर्ट्स में चला गया है। वो ये कहा गया है कि जनाब ये पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो है ये कैसे हो गया, निशान कैसे मिल गया, वो अभी तक हाई कोर्ट में केस जेर समाअत है। वो एक अमेरिकन सिटीजन शहरी है सैयद इकबाल शाह साहब, उसमें बड़ा केस लड़ रहे हैं। वो तो पूरे तरफ पूरा दुनिया बाकायदा वहाँ जाए। इनको भी चाहिए ना, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े वकला हैं, उनको भी चाहिए ना कि जनाब वो चैलेंज करें। ठीक है, इन्हें चाहिए कि चैलेंज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब आपका। और हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी मैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज की जानिब जा रही है। 2013 से देखा जाए तो बड़ा धरना भी दिया, तब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। ठीक है, एहतजाज आईनी हक है, लेकिन मुल्की सलामती और अवामी मफाद को लेकर जो है तहरीक इंसाफ जो है मुफाहमत को क्यों फ़रोग नहीं दे पा रही? देखिए, इसमें आपने दो चीज़ों की बात की, एक मुफाहमत की और दूसरा के ये जो इनके मामला चल रहे हैं। देखें, एक तो मौजूदा सूरत हाल में सियासी खींचातानी तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बनी हुई है कि पीटीआई को मैदान में आने नहीं देना, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से चैलेंज करवा देना। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि उनको ये बात हुकूमती बेंचों की तरफ से सामने आना कि बानी पीटीआई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुफाहमती रास्ता इख्तियार नहीं करती जी। और दूसरी तरफ आप उनको कोई गुंजाइश भी नहीं दे रहे। अगर उन्होंने आज एहतजाज का ऐलान कर कॉल दी हुई थी, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये भी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी अपोजिशन में जब थी तो एहतजाज किया करती थी और करती थी। खुद मैंने इसको कवर किया हुआ है। उस वक्त तो कोई दरखास्तें नहीं ली जाती थी, लॉन्ग मार्च भी करते थे, महंगाई का मार्च भी करते थे, प्रोटेस्ट भी करते थे, ये रास्ते ये बंद भी करते थे, लाहौर समेत इस्लामाबाद, दीगर कराची तमाम शहरों को बंद किया जाता था। आज वो एहतजाज करने जा रहे हैं तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ पाबंदियां लग दी जाती हैं। इतनी पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि पूरी पंजाब पुलिस मैदान में हरकत में आ जाती है कि कोई बंदा बाहर ना निकले, जलसा ना हो, प्रोटेस्ट ना हो सके। एक तरफ आप मुफाहमत की तरफ उनको टोक करते हैं, दूसरी तरफ आप उनको मुजामती पॉलिसी इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। तो ऐसे में हुकूमती तर्ज अमल दोगली पॉलिसी पर है। और दूसरी तरफ जो खींचातानी उसमें एक ओवरऑल बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो ऑलरेडी एक खींचातानी चल रही है कि जिसा भी फरमा रहे थे कंवर दिलशाद साहब के, उनकी जो वकला टीम है वो उस चीज़ों को बेहतर अंदाज में उसको चैलेंज नहीं कर सकी, उसका मुकाबला नहीं कर सकी, सवालात के जवाबात नहीं दे सके। ये बात तो पहले भी अदील वराई साहब या मैं हम बेशुमार दफा इन निकात की निशानदी करते रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ ये जो है ये मामला कम नहीं हुआ, बल्कि एक नई कानूनी जंग और जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। ये जाएंगे हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लेके कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं, वहां पर भी अगर ये पीटीआई के वकला हजरात अगर इन्हीं मामलात में लगे रहे कि हमने एहतजाज भी करना है, हमने प्रोटेस्ट भी करना है, हमने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी अपनाना है, हमने अवाम को अटैक भी करना है, और दूसरी तरफ वहां पर हमने तैयारी से नहीं जाना, तो फिर पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मुफाहमती अगर पॉलिसी हुकूमत ने कोई गुंजाइश पैदा करनी है, अगर राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि मिलकर बैठकर मामला को हल निकाला जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर जो है उनको गुंजाइश देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पुलिस की वर्दी पहनी और उसके बाद आज हमने देखा कि पुलिस ज्यादा एक्टिव दिखाई दी, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है बहुत उनको कल से। देखिए वो तो एक पंजाब पुलिस अपना एक मौकफ रखती है कि वर्दी पहननी चाहिए थी या नहीं, और मुस्लिम लीग नून एक अपना मौकफ रखती है कि हमने एक कानून के मुताबिक वजीर आला और गवर्नर पहन सकते हैं। लेकिन मैं इसको समझता हूं कि एक सिंबॉलिक से हट के ये एक जो है वो सोशल मीडिया ट्रिक्स आ कि हमने किस तरीके से इन रहना है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा का देखे जब से वो आई हैं तो उन्होंने पहले थाने में गई, थाने के हालात तो बेहतर नहीं हुए, हॉस्पिटल्स गई, हॉस्पिटल्स के हालात तो बेहतर नहीं हुए, अद्वियात तो आज भी फ्री नहीं मिल रही, टेस्ट तो आज भी फ्री नहीं हो रहे। इस पर हम अलग किसी दिन बहस करेंगे कि क्या क्या मामला कितने कितने जो है हॉस्पिटल्स के हालात हैं। क्या एमएस तो मेरिट पे शफाफियत की बुनियाद पे तो आज नहीं लग रहे, इस पर भी इल्जाम लगते हैं। तो यूं अगर कहना कि जहां वो जाती हैं वहां के हालात थोड़ी बेहतर हो जाएंगे या
उसका ऐलान कर देना तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। ये किसी और जो है वो सोशल मीडिया टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि पीटीआई मेन गेम अपनी अप्लाई करती है सोशल मीडिया पे। उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये इनकी एक लॉजिक है, वो चाहते हैं हम भी सोशल मीडिया पे गेम डालें, हम भी एक्शन में नजर आए। अब एलीट फोर्स की भी एक जो है वो तकरीब होने जा रही है, उसकी भी उन्होंने काली वर्दी तैयार कर ली है, वो पहन के वहां पे जाएंगी, इतलात तो ये आ रही हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि आप बिल्कुल काम करें, लेकिन अगर आपने ऑपोजिशन को एक दायरा कार में लेकर आना है और मुफाहमती अगर आपकी तरफ से नजर आ रही है और उनको भी आप समझते हैं कि मुफाहमती वाली पोजीशन पे लेके आए, हालात को बेहतर बनाने में अगर हुकूमतें संजीदा हैं तो पोजीशन को भी वही रवैया अख्तियार करना चाहिए और उनको उस पोजीशन पे लाना होगा। ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, हम आपको कहीं पर एहतजाज करने का हक नहीं देंगे, आप रात को गिरफ्तारियां शुरू कर दें, आज भी गिरफ्तारियां शुरू कर दें और उसका कहीं पर वारंट नहीं होता, किसी का वारंट गिरफ्तारी के नहीं लिए जाते। क्या इख्तिलाफात होते हैं कि ये बगैर इजाजत वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के दौर में वागा ये ठोकर न्याज बेग पर बगैर इजाजत प्रोटेस्ट नहीं किए जाते थे, 90 शारा ब्लॉक नहीं की जाती थी, जो है वो लाहौर के दीगर 16-17 मकामात को ब्लॉक नहीं किया गया, बेशुमार दफा ब्लॉक किया गया और बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए गए और पुलिस उस तरह तो इस तरह एक्शन में नहीं आती। आदिल साहब से पूछते हैं, आदिल साहब जिस तरह से एहतजाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या लगता है आपको कि इससे वाकई कोई सियासी फायदा होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है आप देख लें, कल कुछ पीटीआई रहनुमा जिनके नाम ईसीएल से भी निकाले गए हैं, कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक एहतजाज का कोई फायदा होता दिखाई नहीं दिया। यानी जिस दौर में मुक्तदरा की सपोर्ट भी थी, 126 दिन का धरना भी दिया और दावा किया गया कि चंद घंटों में हुकूमत को बाहर निकाल फेंकेंगे, उस दौर में भी नहीं कुछ कर सके। तो आज तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। एक मुज़ाहमती सियासत से बयानिए को ज़रूर तक़वियत मिलती है और यही वजह है कि हर सियासी जमात के अंदर एक दफ़ा यो एक इनकलाबी जो है वो जागने की कोशिश करता है और एक मुज़ाहमती जो हिकमत अमली है वो बनाने की कोशिश करते हैं। अभी नून लीग के भी कुछ लीडरों में वक्तन फ़वक्तन ये जो इनकलाबी जो लोग हैं ये जागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बयानिए की हद तक आप कह सकते हैं, इसका फायदा नहीं, इसका नुकसान ही हुआ है। अब देखें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये किस नहज पे पहुंच गई है। अगर इसको देखा जाए, हम कहते हैं ना कि 8 फरवरी को जी बड़ा वोटर निकला, खामोश वोटर निकला और उसने कैसा मैसेज दे दिया और इन सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ खड़ी हुई थी। तो लेकिन आप ये भी तो देखें कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी सब सियासी जमातों से ज्यादा वोट लेने के बावजूद वो इक्तदार में ट्रांसलेट नहीं हो सकी वो कामयाबी। उसकी रीजन ये है कि इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। अगर और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियलाइज कर लेना चाहिए। यानी जो ये तो अब चलें, हम इस अंदाज में देख रहे हैं ना इनकी मुज़ाहमती सियासत, ये भी तो एक मुज़ाहमती थी ना कि जब पार्लियामान से इस्तीफे दे दिए गए, जी प्रेशर बढ़ाया जाएगा, पार्लियामान नहीं चलने देंगे। पार्लियामान चली, एक तरफा लेजिस्लेशंस जो हैं वो होती रही बगैर किसी अपोजिशन के, आगे जो अहम अपॉइंटमेंट्स थी वो होती रही, इनके बगैर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा हम असम्बलियां तोड़ देंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई। उसके बाद फिर सड़कों पे आए, बल्कि जो 25 मई को जब ये सड़कों पे आए थे 2022 में, उसके बाद इलेक्शन हो जाने थे और सिर्फ इनकी वजह से, यानी इन्होंने कहा जी नहीं आज हमने आना ही आना है, ये तय हो चुका था, खुद बाद में नून लीग ने तस्लीम भी किया। तो अभी तक कौन सा ऐसा फायदा हुआ है कि जो मुज़ाहमती जो इनकी हिकमत अमली है उसकी वजह से इस जमात को मिला, और सवाए इसके बयानिया जरूर स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या पे की है? जमात सारी तबाह हो गई। जमात में से तमाम बड़ी मेन लीडरशिप जो है वो इस वक्त पंजाब में ये सिचुएशन है। पंजाब में 2 नाम हैं जो कि पार्टी को लेकर चल रहे थे, वो दोनों ही मंजर आम से गायब हैं, हमाद अजहर हैं, मियां असलम हैं। तो इस तरह तो पार्टी नहीं चल सकती कि आप जेल से एक स्टेटमेंट दे दें और उसके बाद जो यहाँ पर मौजूद 1-2 लोग जो हैं उनको कहा जाए जी आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई जंगल का कानून कह दें, फलां कह दें, इस तरह, और आप फिर दोबारा नाम लेने शुरू कर दिए गए आम शख्सियात के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो कह दिया है इसका नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो फैसला कुन जो है वो महीना होगा। ये तो हम हर महीने सुनते हैं, फलाना महीना फैसला कौन हो जाएगा, फलाना जो है वो सितमगर हो जाएगा, फलाना जो है वो इनकलाब आ जाएगा। ये तो देखें हर आते दिन
सूरत हाल एक स्टेबिलिटी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। देखें अब आलमी दुनिया के साथ एंगेजमेंट जिस तरह से बढ़ रही हैं, ठीक है इकोनॉमिक जो सिचुएशन है अवाम की हद तक उसमें बड़ा क्रिटिकल टाइम है, आने वाला वक्त भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन एक क्राइसिस सिचुएशन जो थी जिसमें डिफ़ॉल्ट कर जाने के करीब खुदा न खास्ता हम पहुंच चुके थे, उस क्राइसिस सिचुएशन से निकले, आगे रिजर्व जो हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, रुपया स्टेबल है, स्टॉक मार्केट आगे जा रही है। ये कोई वैसे तो नहीं ऊपर स्टॉक मार्केट जा रही, ये तमाम चीज़ें स्टेबिलिटी को जाहिर करती हैं। लेकिन अदील वराई साहब, एक चीज़ तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या उनकी जो रहनुमा है उनकी यानी पीटीआई जमात, उसकी मकबूलियत और फैसलों में तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनके साथ जो जुड़ा वोटर है वो उनके प्रोटेस्ट और एहतजाज में अब कम निकलने लग गया है, और वो ऐसा लगता है कि शायद वो बार बार के एहतजाज और प्रोटेस्ट से अब निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि क़यादत है नहीं पीटीआई की जो उसको लेकर चला सके, और जब क़यादत नहीं होगी तो पार्टी तो 8-10 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। देखें बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि अब ये अभी आज का जो एहतजाज देखें, अगर इंतजामिया, वैसे इंतजामिया ने उस तरह की मुजामत नहीं दिखाई हसन साहब, जिस तरह की मुजामत हम देखते थे कि 2022 में होती थी, ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी अगर ये मुजामत ना भी होती तो जो लीडरलेस इस वक्त जो जमात उतनी बड़ी तादाद में अब बंदे नहीं निकाल सकती। सोशल मीडिया की हद तक आप बात कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आज मुख्तलिफ शहरों की जो सूरत हाल हमने जानी वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं था। लेकिन एक बात का क्रेडिट देना होगा, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं कि सियासी बहरान तो पैदा हो गया नाज़रीन, सियासी बहरान के साथ साथ मुल्क में गंदम का जो बहरान है वो भी शिद्दत अख्तियार कर चुका है, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे हम जिस तरह से पंजाब हुकूमत की खरीदारी पॉलिसी पर गंदम को लेकर किसान इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है, और ये मामला जो है इस वक्त असम्बलियों में भी और सेनेट में भी पहुंच चुका है। हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस मामले को, और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि कुछ देख रहे हैं आप, कोई रिलीफ मिलेगा किसानों को, खासतौर पर जो हुकूमती पॉलिसी को लेकर कोई नजरसानी की जाएगी? देखिए दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो मामला यह है कि जो इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई सितंबर में, उस वक्त से वो मामला कहते हैं वो बिल्कुल गायब कर दिया जाए और आगे जो किसानों के मामला हैं उनको हल करने पर फोकस किया जाए। देखिए पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इंपोर्ट की इजाज़त किन के कहने पर दी और किन को फ़ायदा पहुंचा, कौन से वो माफियाज थे, कौन से कार्टल थे जिन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो इकदाम किए। देखिए किसान इत्तेहाद वालों ने भी एक दरख्वास्त जो है वो बाकायदा उनको वफाक को भिजवाई है, हाउस में बड़े जो पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात है तमाम को उन्होंने दरख्वास्त दी है। उसमें वो ये कहते हैं 35,87,378 मेट्रिक टन जो है वो गंदम की इंपोर्ट की गई है, अरबों रुपए जो है उसका नुकसान किया गया। और फिर दूसरी चीज, अगर इन डॉक्यूमेंट्स का जो दस्तावेजात हैं इसका जायजा लिया जाए तो हुकूमत आने के बाद ये मामला रोका नहीं गया, जबकि जो फूड सिक्योरिटी काउंसिल है वह मुतलका अदारा है, महकमा है, उसके इल्म में आ चुका था कि ये गलत तरीके से इंपोर्ट की जा रही है। इससे आइंदा आने वाले चंद महीनों के बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए था। लेकिन दस्तावेजात बताती हैं कि हुकूमत में आने के बाद 3,71,000 मेट्रिक टन गंदम की इंपोर्ट की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो सिचुएशन बनी। पहली बात यह है कि आपने प्राइवेट माफिया को जो है वो गंदम की खरीदारी की इजाजत दी। हुकूमत को अगर खुद समझ रही थी तो वो खुद खरीद लेते। आपने $1 बिलियन से ज्यादा जो है आपने पाकिस्तान से बाहर पैसा रिजर्व आपको तो महफूज करना चाहिए था, पाकिस्तान से बाहर पैसा भिजवा दिया। दूसरा, जिसकी निशानदेही हम कर रहे थे कि ये जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि ये गंदम की खरीदारी की, ये बिल्कुल गलत है। वो वजना तौर पे ये माफिया को, जो मिडल मैन है, आड़ती है, उनको नवाजने की एक साजिश है। वही चीजें सामने आई है जो एक तो पंजाब हुकूमत का कैबिनेट का इजलास हुआ, उसके भी हमने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, उसमें भी एक कुछ इंकशाफात हैं। वो कहते हैं छोड़ दें, हमें ओपन मार्केट पे जाने दें, यानी अगर ओपन मार्केट पे जाने दें, कल फिर चंद महीनों के बाद वो इसको कंट्रोल कर लेंगे। और फिर ये आटे का जो है, ये अगर 2200-2300 में आज आटे का तोरा मिल रहा है तो ये बढ़ के 4200 तक जा सकता है और फिर हालात बढ़ सकते हैं। हुकूमत की इतनी जो है वो गलत तरीके से पॉलिसी बनी, मुझे ये ऐसा लगता है। और बल्कि मालूमात है, मुख्तसर से मुझे पता आपने जाना है, दो चीजें मैं आपके सामने रखूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ, इस मामले का नोटिस लिया गया जब हमने ये प्रोग्राम चलाया।
उसके बाद वो वजीर आला पंजाब से इनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ये मामला ज़ेरे गौर लाया, लेकिन इंपोर्ट का उनको अंदाजा था कि वहां से ये सारा मामला उजागर हुआ, उस पर खामोशी इख्तियार की गई, उसकी तहकीकात के लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया। और दूसरी चीज, पंजाब की कैबिनेट ने किस तरह की पॉलिसी नाफिज कर दी कि आप माफियाज को नवाज रहे हैं। पंजाब असेंबली ने तमाम में मिलकर स्पीकर बशमूल स्पीकर ने बगावत कर दी है गंदुम इजलास में हुकूमत के खिलाफ। वो कहते हैं आपकी हुकूमती पॉलिसियों का मुस्तरद करते हैं। खुद स्पीकर पंजाब असेंबली हो और इनके साथ साथ राना मोहम्मद इकबाल साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली, राय मोहम्मद खान, चौधरी जावेद, जुनेद अफजल साई, अपोजिशन के अफराद, इसी तरह दीगर शहबाज साहब, सब ने मुखालफत कर दी। वो कहते हैं आप किस तरह की खौफनाक किस्म की पॉलिसी लेकर आए हैं। आप अंदाजा करें, वफाकी वजीर औरंगजेब साहब ने इस पॉलिसी की भी मुखालफत की थी और इंपोर्ट जो की उन्होंने कहा पहले इसका भी हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। मामला क्या हुआ कि कुछ नुमाइंदे भी जो हैं वो मुखालफत करें। बिल्कुल इसी पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा राना शहबाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जिस तरह आपने असेंबली में ये मामला उठाया, क्या देख रहे हैं आपके हुकूमत क्यों जानबूझकर जो है वो गरीब किसान का इस्तेहसाल कर रही है और हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी को लेकर जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से किसको आप जिम्मेदार समझते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तो इसका गवर्नमेंट पंजाब को ही जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि 70 साल पिछले देख ले तो गवर्नमेंट पंजाब ही किसानों से गंदम ले रही है। हमें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ही किसानों को, जिम्मेदारों को जो रेट 3900 रुपया दिया है, तो हमने इन्हीं के कहने पर गंदम बीजी है और काश्त की है और गंदम हमारी तैयार है। हर साल हमसे यही लेते हैं, गवर्नमेंट ही लेती है। अगर हम इनको गंदम नहीं देते तो एसी साहबान और डीसी साहबान 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां लेकर आ जाते हैं और ये आकर हमारी गंदम उठाकर ले जाते हैं। जो हमें अपने खाने के लिए रखी होती है वो भी ले जाते हैं, जो हमने अगर बीज के लिए रखी होती है वो भी हमारी ले जाते हैं। ये कहते हैं जी कि फूड एंड सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क का मामला है, तो हम इनको दे देते हैं। लेकिन हमने, अगर आप पिछले देखें, ये जो 6 माह जिस तरह से हमने गुजारे हैं, 16 रुपए का यूनिट था पहले, वो अब हम 85 रुपए का बिजली का ले रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें देखें 150-150 रुपया बढ़ गई हैं। अगर आप देखें खाद पहले 2000 रुपए का यूरिया था, अब 7000 का है। पहले डीएपी 4000 की 5000 तक थी, अब 15000 16000 उसकी कीमत है। हमने तो बड़ी मुश्किलों से ये गंदम पैदा की है और जिसकी पैदावार जो है बड़ी अच्छी है। अब गवर्नमेंट नहीं ले रही इसको, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको खरीदा। राना साहब ये बताएं कि स्पीकर भी अब से कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि पंजाब में जो यानी गोदामों में रखने की जगह ही मौजूद नहीं है। उसकी रीज़न ये है जो पहले उस वक्त इंपोर्ट हुई वो जैसी भी पॉलिसी थी। अब अगला मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है? आम मार्केट में अगर 3000 में खरीद रहे हो और किसान तो आगे रुल जाएगा। ये तो अगली मर्तबा का क्राइसिस, ये सिर्फ इस मर्तबा का नहीं, ये तो अगले सीजन तक ये मामला जाता दिखाई दे रहा है। लोग तो ये लगाना छोड़ देंगे, फिर ये मामला जाता कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जी, सिर्फ ये लगाना नहीं छोड़ देंगे। किसान के पास अब सबसे बड़ा जो मसला आ गया ना, अब उसने चावल काश्त करना है, मुंजी काश्त करनी है, उसके पास पैसा ही नहीं। वो पैसा कहाँ से लाएगा उस फसल को तैयार करने के लिए? इसी को बेचकर लाना है। जो ये गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास, स्पीकर साहब कह रहे हैं या दूसरे कह रहे हैं कि गोडाउन नहीं है। अगर आप देखें गंदम के गोडाउन सूबा पंजाब के पास सिर्फ और सिर्फ 4% गोदाम है। 96% जो गंदम है ये ओपन में रखते हैं। इसकी गंजियां लगती हैं, इनकी तरपाल इनके ऊपर डाल दी जाती है। गंदम कभी खराब नहीं होती बाहर पड़ी हुई। ये अनाज है, कुदरत की तरफ से इसको सहूलत है, अनाज कभी खराब नहीं होता। ये जो बारिश की वजह से, पानी की वजह से इनके ऊपर पहले पॉलीथीन डालते हैं, फिर तरपाल डाल देते हैं। गवर्नमेंट के पास ये रखने के लिए, स्टॉक के लिए बहुत जगह मौजूद है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। राना साहब ये फरमाएं, अब तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने 2 रुकनी कमेटी बनाई है, 3 रुकनी, जिसमें मुश्तबा शुजा और रहमान साहब है, बिलाल यासीन साहब और एक और है। क्या अपोजिशन का मेंबर उसमें शामिल है? और क्या अगर वो फिर इसी को पॉलिसी को घुमा फिरा के इसी माफिया को नवाजने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी ले आते हैं तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? किसान तो रुल गया है। जितनी पंजाब असेंबली में एहतजाजन जो है आपने भी वॉकआउट किया, जिस तरीके से वहां पे इंकशाफात हुए कि ब्यूरोक्रेसी कोरोना पैक की तज़यीन और आयश कर गई, ये कल ही आपके इजलास में इंकशाफ हुआ। तो फिर क्या करेंगे अगर यही कमेटी कागजी कार्रवाई करके आपको छोड़ के चले गए? देखिए, ये तो इन्होंने आज कल जो इजलास था ना, वो इन्होंने बजट को, प्री बजट को पेंडिंग करके सिर्फ गंदम पर रखा हुआ था। जब हम गंदम का इजलास हुआ तो हम तमाम ने कहा कि हुकूमत को लेनी चाहिए।
जो वजीर मौसूल से वो पहले इजलास 11 बजे शुरू हुआ तो उसका 4 बजे तक टाइम था, वो 4 बजे तक कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, कभी वजीर साहब और सारे हमें कमेटी वो दिखा रही है कि ये देखिए मरियम साहिबा पुलिस की वर्दी, आज की वर्दी पहनी हुई है हमारी, उनके साथ तस्वीरें, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम आपका मसला हल कर रहे हैं। फिर जब 4 बजे इजलास का खत्म टाइम हो गया, फिर उन्होंने 1 घंटा टाइम बढ़ाया, फिर इन्होंने कहा जी हमें जवाब हो गया, हमें कुछ नहीं दे रहे। जो वजीर साहब थे वो जब असेंबली में उन्होंने कंक्लूड करना था वो हमें मुतमईन नहीं कर सके। अब ये जो कमेटी खेलना चाह रहे हैं ना, वो पुराना क्राइसिस किसने किया है, वो किसने किया। देखिए जो गंदम है इन्होंने बाहर से जो मंगवाई थी वो इन्होंने यूक्रेन से, ये जो मुर्गियों की फीड में इस्तेमाल होती है, वनडे में इस्तेमाल होती है, वो गंदम इन्होंने सस्ती मंगवाकर निगहबान प्रोग्राम जो था आटे का उसमें देकर लोगों को फ्री आटा दे दिया। वो आटा खाने वाला नहीं था, फ्लोर में इतना उसमें पानी डाला हुआ था, ये लोगों ने अपनी भैंस बकरियों को डाल दिया क्योंकि वो फ्री था, गरीबों को। ठीक है राना साहब, फिर आप हुकूमत को क्या तजावीज पेश करेंगे आप? देखिए हमसे तो कोई तजवीज ले ही नहीं रहे। गवर्नमेंट का अटल फैसला है कि हमने किसान का मुआशी कत्ल करना है। जब किसान का उन्होंने कत्ल करना है तो ये पूरा मुल्क जो है किसान के सर पर चलता है। राणा साहब, गंदम की खरीदारी नहीं हुई, किसान कह रहा है कि कब खरीदारी करनी है, हुकूमत एक दूसरे की तरफ देख रही है, फेडरल और वफाक का कंपटीशन चल रहा है, किसने क्या फैसला लेना है। किसान के पास गंदम उनकी सामने है, खरीदारी कर कोई नहीं रहा, बारिश आ गई तो तबाही हो जाएगी उनकी। तो आपने क्या, आप इस पर क्या करेंगे फिर? हुकूमत तो खामोश बैठी है। देखिए जी, हमने तो कल के इजलास में हमने ऐलान करके बाइकआउट कर दिया था, हम आज के बाद इजलास में नहीं आएंगे। हम अब देखें, हम पीर वाले दिन जो है हमारा इजलास है, लेकिन हम माल रोड के ऊपर धरना देंगे। हमारा 100 MPA 110 MPA जितने भी इकट्ठे होंगे, हम माल रोड पर धरना देंगे। हम किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, हम बिल्कुल ऐसी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जब ये गवर्नमेंट 70 साल से ले ली है तो इन्हों को गंदम लेनी चाहिए। ये जो इनकी पॉलिसी है, देखें जो कहते समर में इजाजत मिली तो अगस्त में इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने इजाजत दी है। इन्होंने झूठी रिपोर्टें बनाई हैं कि इतना खत्म हो गया, प्राइवेट लोगों को नवाजा गया, वो लोग इनके अपने हैं, ये इसकी तहकीकात भी नहीं कराएंगे क्योंकि बस ये कमेटी। ठीक है, इनके अपने लोग हैं और धरना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपके कीमती वक्त का। थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेनी है, यहाँ पर वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से बिलाल यासिन साहब भी ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के गंदम बरामद करने के फैसले पर कमेटी बननी चाहिए, कहाँ पर हालात ख़राब हुए वो देखने चाहिए। और शाज़िया मरी साहब भी यही बात कर रही हैं, वो ये कहती रही हैं कि हमें तो दरामदात पर पाबंदी का बताया जाता रहा है, तो फिर निगरान हुकूमत ने कैसे गंदम जो है वो दरामद कर लिए? देखें, ये बद इंतज़ामी से ज़्यादा करप्शन का केस भी मालूम होता है कि जिस तरह 3200 रुपये में इंपोर्ट करके उसके बाद इन इम्पोर्टर से जिस तरह ये ख़रीदी गई गंदम सरकारी सतह पर भी, और उसके बाद जो क्राइसिस पैदा हो रहा है, और उसके बाद अब यहाँ इस वक्त मौजूद हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदारी लेने की बजाय ये कह रही है कि ये तो जो माजी की जो निगरान हुकूमत आई है उसका काम था। मैं समझता हूँ कि सीधा सादा ये नैब का केस है। ये तो अरबों रुपया, यानी एक ऐसे वक्त में जब आपको डॉलर्स की जरूरत थी, आपने गैर जरूरी तौर पे डॉलर्स बाहर भिजवाए, और उस वक्त गंदम की जरूरत नहीं थी और आपने गंदम यहाँ ले आए, और उसकी बुनियाद पे आगे आपका जो किसान है उसके लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है, और हुकूमत के लिए भी इंतजामी सतह पे बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, और आपने गंदम, और वो भी जो बताया जा रहा है जिस क्वालिटी की गंदम आपने इंपोर्ट की वो खाने के काबिल नहीं है, और उसकी वजह से जो आपका किसान है उसके साथ जो कुछ हो रहा है और इसका इंपैक्ट आने वाले बरसों में नजर आएगा। उसकी रीजन ये है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगले सीजन में तो फिर किसान कहेगा जी मुझे ये लगाने की क्या जरूरत है, वो डाइवर्ट होगा। तो एक पॉलिसी का जहां बड़ा फेलियर नजर आ रहा है, और ये इस हद तक काफी नहीं होगा ये कह दिया जाए जी ये तो निगरान हुकूमत ने किया था, मामला ठप कर दें। तहकीकात करें, जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाएं, और उसके बाद अब इसका हल निकालें। ये तो कोई बात नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, लगा दें। ये मरियम नवाज साहब। ठीक है आदिल, बिल्कुल प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है नाज़रीन। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।